नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे किसानों के हित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए योजना लॉन्च की है। 46,000 करोड़ की इस योजना में किसानों को लाभ मिलेगा। ये पहली मर्तबा का दावा किया गया है और पीएम का कहना है कि अब से पहले सरकारों ने किसानों और खेती के लिए सोचा नहीं। अब यह अवसर है जो पिछले 11 साल में किसान की स्थिति बदल गई। अब किसान यानी कि उसकी उपज का निर्यात भी हो रहा है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। आप स्क्रीन पे भी देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ इस वक्त किसान नेता रामपाल जाट साहब हैं, कांग्रेस से भीमराज जाखड़ साहब हैं, भाजपा से हमारे साथ ओपी यादव साहब हैं। मैं जाखड़ साहब आपके पास में आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी का दावा है कि पहले की सरकारें किसान और खेती की परवाह नहीं करते थे, वोट लिया उसके बाद में भूल जाते थे। आज मैं मोदी जी की जो 29 मिनट की थी, जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ऑडिटोरियम के माध्यम से किसानों को पीएम धन योजना के 36 योजनाओं का जिक्र किया, मैं सुना उनको पूरा। एक तो शायद मोदी जी को जिन लोगों ने लिख के दिया, जैसे 3 काले कानून बताए गए, उसी तरह आज ये योजना बताई तैयारी करके नहीं आए होंगे। सबसे बड़ा झूठ उसमें बोला गया कि 2014 में 70,000 रुपये टैक्स दिया जाता था ट्रैक्टर के ऊपर, जो उस टाइम वेट 4% था। ट्रैक्टर जैसे महिंद्रा की ट्रैक्टर की बात करें 5.5 लाख कीमती, 4% से कितना होता है। और अब उन्होंने 12% खुद नहीं बढ़ाया, खुद नहीं कम किया, तो शायद तैयारी करके नहीं आएंगे। ये उसी तरह की योजना है जैसे 3 काले कानूनों का पहले उन्होंने फायदा बता रहे थे, फिर उनका नुकसान बता रहे। जीएसटी पहले बढ़ाने का फायदा बता रहे थे, अब घटाने खुद ही कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि किसानों की जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको ये बताना चाहिए था कि जो किसानों की मूल समस्याएं हैं, आज बाढ़ से किसान खराब है, उसका क्या प्रपोजल है। किसानों की कंपनियां, फाइनेंस कंपनियां महंगे लोन दे रही हैं, लूट रही है, उसका क्या है। और जो किसानों की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आंकड़े हैं, सर राजस्थान में कांग्रेस के राज के अंदर खराबे के आंकड़े जारी किए जाते थे। आरटीआई आज जारी लगाते हैं तो आंकड़े देने से मना कर दिया गया बीजेपी की सरकार आने के बाद। किसानों का मैं चूरू और हनुमानगढ़ जिले का जिक्र करना चाहता हूं। 2021 का 500 करोड़ रुपए बकाया है। आरटीआई लगाई क्या कि इसकी जानकारी? हाँ बिल्कुल, मैं किसान नेता हूं। आप किसी से जाके आप लगा के देख लीजिए, किसी किसान नेता से जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आंदोलन किया हो और किसानों को मुआवजे की मांग की हो। 2021 का हनुमानगढ़ के 10,612 किसानों की पीएनबी ने पॉलिसी रिजेक्ट कर दी। आप बताइए अब क्या कह रही है कंपनी कि हम इसके आंकड़े जारी नहीं कर सकते। उन किसानों का क्या होगा जिनका प्रीमियम भी कट गया, पॉलिसी भी नहीं बनी। दूसरी हम पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने आज से करीबन 6 महीने पहले सिंदूर एक ऑपरेशन चला, उसमें जिक्र किया था पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, जबकि 12,000 क्यूसेक पर डे पानी पाकिस्तान जा रहा है। क्या उसके बारे में कभी बोला? प्रधानमंत्री जी भूल गए कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इस देश का पहला सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नांगल डैम बनाया था, यही जनसंघ और आरएस था। इन्होंने ये कहा था कि दे पानी से बिजली निकल जाएगी तो पानी में बच्चे क्या, ये विरोध करने वाले लोग थे। जितने बांध बने आप उनकी नहीं सुनता हूं। बीजेपी कांग्रेस के लिए कहती है, कांग्रेस बीजेपी के लिए कहती है। मैं सर भाखड़ा नांगल डैम की बात कर रहा हूं। जितने बांध बने हैं, जितनी नहरी परियोजनाएं दी हैं, सिर्फ कांग्रेस की देन है। गेहूं का भंडार का इसमें जिक्र किया, जिसकी सरकार स्कीम लेके कांग्रेस की में, दुग्ध उत्पादन में कांग्रेस लेके। आज आपने नया क्या किया है? भूल जाते हैं हम किसानों की आमदनी दोगुनी। कल की बात है, बादरा के अंदर किसान खाद लेने के लिए जा रहे थे, कैसे महिलाओं को करवा चौथ के दिन लाठियों से पिटा गया, कैसे उनके मारे गए। आज आप सस्पेंड करो तो पहले आप मैनेजमेंट तो कर लेते हैं। भरतपुर के अंदर खाद के अंदर कैसे लाठी चार्ज हुआ था। किसानों को आप दे क्या रहे हो? आप भूल क्यों जाते हैं कि जो चीजें आप उनको मेंटेन तो कर लीजिए। आज बांधों में 30% मिट्टी जमा हो गई है, बांधों का क्राइटेरिया कम होता जा रहा है, उसको आप संवारने की जरूरत है। जो पानी अपना समुद्र में जा रहा है बांधों के माध्यम से, नदियों के द्वारा, तो उसको स्टोर करने की जरूरत है। उस पर कहीं जिक्र नहीं हो रहा। और यदि किसान का असली विकास करना है तो सर जी उसका पहली सीढ़ी शिक्षा है, एग्रीकल्चर शिक्षा। मोदी जी इसका न तो कभी जिक्र किया, न कभी जिक्र करेंगे। यदि किसान, एक सेकंड और करना चाहूंगा, यदि ये कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, तो मैं दूसरा बात और कहना चाहता हूं कि किसानों को आप फसलों का दाम दे दीजिए और बताइए कि आप फसल का दाम किस तरह करेंगे और किस तरह आप तय करेंगे और कौन देगा। किसानों के लिए इन्होंने बात की कि ट्रैक्टर, ये वही ट्रैक्टर था, इसी विधानसभा में जा रहा था, आपने रोका। ट्रैक्टर जाने देते? क्या कोई आंदोलनकारी थे? एक विपक्ष का नेता ट्रैक्टर लेके यदि विधानसभा में नहीं जा सकता तो देश के लिए दुर्भाग्य। कृषि प्रधान के अंदर चलिए, क्या कारण रहे, क्यों कहा गया कि अभी तक किसानों के हितों की रक्षा नहीं की गई? ओपी यादव साहब बताएंगे। जी यादव साहब। देखिए सर, एक कृषि प्रधान देश होने के नाते
जब से देश आज़ाद हुआ तब से जिस सरकार का शासन रहा उसे चिंता करनी चाहिए थी, लेकिन आज भी हम उसी बात को दोहराते जा रहे हैं। खैर उसको हम उस पर बहस में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन पिछले 11 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से किसान समृद्धि की ओर लौटा है उसमें कोई मनाही नहीं कर सकता। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में बहुत सारे निर्णय लिए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कृषि बजट को बढ़ाया, क्योंकि कांग्रेस शासन में 21,000 करोड़ रुपए का बजट था, जिसको 1.25 लाख करोड़ रुपए बजट किया कृषि को। उसके बाद में कृषि सिंचाई योजना, कृषि धन धान्य योजना, अभी आज जिस योजना का शुरुआत की है, दलहन योजना की जिसकी शुरुआत की है, जिसकी हमारे देश में बहुत बड़े मात्रा में आवश्यकता थी, उस पे ध्यान पिछले 50 वर्षों में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं दिया, जितना ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 साल से दिया है। क्योंकि जिस प्रकार से हमें धान और अनाज की जरूरत है पेट भरने के लिए, ऐसे ही हमें पोषण के लिए, प्रोटीन प्राप्त करने के लिए हमें दालों की भी आवश्यकता है। लेकिन हमें दाल पे आज भी आयात पर निर्भर रहना पड़ा, क्योंकि हमारी पुरानी पूर्ववर्ती सरकारों की योजना इस प्रकार की थी कि हमें दाल उत्पादन के लिए कभी कहा ही नहीं गया। पिछले देश आजाद होने के बाद में 100 जिले ऐसे थे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जिनके अंदर कभी सड़कें नहीं बनी, उनके अंदर बिजली नहीं गई, आज उनकी जमीनें खाली पड़ी हुई, उनके ऊपर कोई खेती नहीं होती। उन बारीक चीजों पे ध्यान देने का काम यदि किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय मोदी जी ने किया है। 25 करोड़ सोइल हेल्थ कार्ड, जिस पर सोइल हेल्थ कार्ड जिसकी जमीन की स्वास्थ्य की कभी चिंता नहीं की गई कि हमारी जमीन के कितने पोषण की आवश्यकता है, कितने हमारे नाइट्रोजन की आवश्यकता है, कितने फास्फेट की आवश्यकता है, कितनी हमारी मात्रा में उसमें यूरिया चाहिए, धड़ाधड़ उसमें यूरिया डाल करके ऐसे खेत को, मिट्टी को जहरीला बना दिया गया कि हमारे देश के अंदर कैंसर के नाम से एक ट्रेन चलने शुरू हो गई जो पंजाब की सारी जमीन को खराब कर गई। लेकिन हमारे कांग्रेस की सरकार ने कभी इस प्रकार से चेताया नहीं किसान को कि आप बार बार इस तरह के जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उससे हमारी जमीन खराब हो रही। प्राकृतिक खेती की ओर यदि लौटाने का काम किया किसान को तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज उन्हीं चीजों पे फोकस करते हुए 2 योजनाओं को लॉन्च किया है। आज जयप्रकाश नारायण जी और नानाजी देशमुख की जयंती है। बहुत ही अच्छे अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक संदेश दिया है, और जो आकांक्षी जिले जो छूट गए थे, जो विकास से छूट गए थे, उन जिलों में पड़ी हुई जमीन का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। आज अनाज के उत्पादन में हम दूसरे नंबर पे हैं, आज दूध के उत्पादन में हम नंबर 1 पे हैं, आज अंडा उत्पादन में, मछली पालन के अंदर और मछली उत्पादन में नंबर 2 पे है। इन छोटी छोटी चीजों पे, मतलब शहद का उत्पादन भी किसान आज कर रहा है। पशुपालन को कभी कांग्रेस ने बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन हमने पशुपालन को बढ़ावा देकर के किसान को समृद्ध करने का काम किया। आज पशु बीमा करने का काम भी यदि किया है तो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में योजना आई कि हमारे किसान का पशु विभिन्न बीमारियों के कारण अपनी जान गंवा बैठता है तो उसके लिए हम क्लिनिक खोलें, उसको लिए हम दवा का उपयोग करवाएं, उसके लिए हम उसके लिए डॉक्टर उपलब्ध कराएं, गांव-गांव के अंदर उसके ऐसे केंद्र खोलें जिसमें हमारे पशु का उपचार हो सके। ऐसी छोटी छोटी चिंताओं का ध्यान यदि रखा है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और उनके नेतृत्व में हमारी राज्य सरकारों ने रखा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे किसान का उत्पादन जिस प्रकार से भाई साहब ने अभी फरमाया, जाखड़ साहब ने, कि हमारा उत्पादन बढ़ा लेकिन किसान को दुगनी कीमत नहीं मिली। जब ये कांग्रेस की सरकार छोड़ करके गए थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो 1400 रुपए क्विंटल का गेहूं का भाव था, 2600 रुपए का भाव है। हम निरंतर प्रति 6 महीने के बाद में हम समीक्षा करते हैं। हर हमारे दलहन तिलहन और खाने के अनाज की, मोटे अनाज की निश्चित रूप से उसकी एक तारीख होती है जिसके अंदर हम उसके एमएसपी में बढ़ोतरी करते हैं। और जो भी लाभ किसान को, पहले सड़ जाया करता था हमारा अनाज, आज हम 11 साल से कभी सुन नहीं रहे कि गोदामों के अंदर अनाज सड़ गया। गोदामों में रखने जानबूझ करके उनको सड़ाया जाता था ताकि वो दूसरे व्यापार में उसको बेचने के काम में आ जाए। ओपी जी वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं रामपाल जी जाट साहब बैठे हैं, जाखड़ जी आऊंगा आपके पास में भी, उनसे मैं जानना चाहूंगा। रामपाल जी आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि बहुत बारीकी से और नजदीक से आप किसानी को देख रहे हैं, खेतों को देख रहे हैं, किसान को देख रहे हैं, उनके लिए काम भी कर रहे हैं। क्या मानना है कि ये
इस पे केवल सियासत होती है, हर सरकार अपना दावा करती है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि किसान की स्थिति बदली है, उसकी उपज का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है, चाहे सब्जियां हो, फल हो, उनकी फसल हो, किसी भी तरह की फसल, उसका प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन होने का मतलब है कि इजाफा हुआ है, क्योंकि एक बात ये सामने आ रही है कि जोत कम हो रही है, क्योंकि पानी का अभाव है, कुछ जगह कंस्ट्रक्शन हो गए, बिल्डिंग्स बन गई, उसके बावजूद भी अब है, तो इसका मतलब किसान तरक्की कर रहा है। योगेंद्र जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की, आपने इस पर डिबेट रखी, चर्चा रखी, ये शुभ संकेत है। कोई अच्छा करे तो अच्छा कहेंगे, अच्छा नहीं करे तो अच्छा नहीं कहेंगे जी। इसलिए ये जो दलों की बहस है, ये तो अपनी जगह पर है, इनको अपने अपने दलों को डिफेंड करना ही पड़ता है। ये आते इसलिए यहाँ, इनको बेचारे ड्यूटी है, इन दोनों को इनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए। ये तो ठीक है कहते जो कहते हैं अपनी अपनी पार्टी के बारे में, और ये तो हमेशा यही कहेंगे हमारी पार्टी ने किया। तो इसलिए एक वाक्य लिखा रहता है दुकानों पे, एकमात्र शुद्ध देसी घी की दुकान, चाहे मिलावटी मान हाँ। लेकिन ये जो है ना, ये ट्रेंड हो गया। इस ट्रेंड पे मैं नहीं जाऊंगा, इसकी चर्चा भी नहीं करूँगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा, 2016 में दलहन में आत्मनिर्भरता के संबंध में घोषणा हुई थी। तो 2016 और अब है 2025, हमको पहले आकलन करना चाहिए इन वर्षों का, 16 से 25 तक 9 वर्ष हमारी क्या स्थिति बनी। और दूसरी मैं चर्चा करना चाहूंगा, 2014 में एक योजना आई, तिलहन, दलहन, खोपरा और कपास, इनका जो मूल्य है किसानों को अच्छा मिले, लाभकारी मिले, जिससे इनका उत्पादन बढ़े। यह 2014 की बात है, और ये बात है मई की। मई में जो योजना आई, उसके बाद में जो वर्तमान का परिदृश्य, इसमें 2018-19 में एक योजना लॉन्च की, उसका नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। उसमें कहा गया, जो 14 में कहा गया था उसको लगभग रिपीट किया, उसमें कुछ चीज़ें बदली उन्होंने, और दोनों का हेतु एक ही था, 2014 का भी 19 का भी, कि हम दलहन तिलहन उत्पादकों को उनके उत्पादों के अच्छे दाम देंगे, लाभकारी दाम देंगे। और वो लाभकारी जो दाम है उसके लिए एमएसपी निश्चित हमेशा बढ़ती है, तो 2009 में बहुत बढ़ी थी, बढ़ना अलग बात है, लेकिन एमएसपी पे खरीद जब तक खरीद नहीं हो, एमएसपी हमारे किस काम की। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, राजस्थान में बाजरा है, प्रति वर्ष एमएसपी बढ़ रही है, अब तो 2775 हो गए बढ़ते बढ़ते, लेकिन ये जो बढ़ी है, एक दाना भी बाजरा का खरीदो तो बताओ, 2011 के बाद खरीद ही नहीं हुई। और जबकि बाजरा का दाम एमएसपी से नीचे रहा तो भी खरीद नहीं। इसी ढंग से अभी चना का मौसम गया है, चना का एमएसपी था 5650 रुपये 1 क्विंटल का, और किसानों को चना बेचना पड़ा 4200 से लेकर 5000 तक। तो 4200 से लेकर 5000 तक चना बेचा तो घाटा तो हुआ ना। और उसकी खरीद कितनी हुई? लगभग 10% कुल उत्पादन में से। इसी ढंग से इसका पहले मूंग था, मूंग जब आया, मूंग का लगभग 8000 रुपये एमएसपी था, और जो मूंग का एमएसपी था, मूंग बिका 4500, 5000, ज़्यादा से ज़्यादा 6000। तो ये जो बिकना है, और ये मार्केट में किसानों को बेचना पड़ा। क्यों बेचना पड़ा? क्योंकि सरकार ने एमएसपी पे खरीद की अच्छी व्यवस्था ही नहीं की। और हम लगातार लड़ रहे हैं, चाहे राज वो था चाहे राज ये है। हमने एक स्लोगन दिया हुआ है और हमेशा उस पर चर्चा भी करते हैं, लूट रहित खरीद होनी चाहिए एमएसपी पे। न तब हुई न आज हो रही है, किसको क्या कहें। तो मूल बात यह है कि योजनाएं चाहे कोई भी बना दो, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो जब तक कोई फायदा नहीं है। एमएसपी कितनी बढ़ाया जाओ, लेकिन किसान की जब खरीदी नहीं होगी तो फिर कोई फायदा नहीं है। अभी भी ये कहा जाता है कि इतने क्विंटल से ज्यादा गेहूं नहीं खरीदा जाए, लिमिट ऐसा है 20 क्विंटल या कितनी। नहीं, गेहूं पर नहीं, ये लिमिट है दो दलहन और तिलहन पर। हाँ। उसमें लिमिट है कुल उत्पादन में से 25% से ज्यादा खरीद नहीं होगी जी। ये 2014 में शुरू की। उद्देश्य का तो ये थी कि हम ज्यादा मूल्य देंगे लाभकारी, और उस पर राइडर लगाए। राइडर जो लगाए 2018
जो प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय इसके लिए संरक्षण शायद की बात पहले की। टोकन लेना होता है कि आप पहले टोकन निश्चित, लीजिए, उसके बाद में वो बिकेगा। टोकन क्यों लेना होता है योगेंद्र जी? इसलिए लेना होता है टोकन कि आपको जब खरीद करनी है तो आपको 25% जो प्रोडक्शन उसकी खरीद करनी है, 75 जो उत्पाद है उनको तो आपने एमएसपी की पर्दी से बाहर धक्का दे दिया, तो आपने 75 को धक्का दे दिया। अब मान लीजिए कुर्सी तो है 10, दौड़ने वाले 100, अब क्या करेंगे वो? कुर्सी दौड़ होगी तो वही कुर्सी दौड़ चल रही है, 25 कुर्सी दौड़ने वाले 100, तो किसको मिलेगी कुर्सी? वही, इसीलिए टोकन की व्यवस्था की जाती है कि भैया जो 25 से 25 कौन हो, और उसमें भी जितना टोकन होता है, जितना पंजीयन की जाता है, उनकी भी खरीद नहीं होती। ये पूरे डेटा आज है राजस्थान सरकार के, राजफेड के, नेफेड के, जितनी इन्होंने घोषित किया कि इतना हमने पंजीयन, उसकी भी खरीद नहीं होती। और ये जो 2 फसलें हैं, तिलहन और दलहन, इनमें जो 25% का राइडर लगाया, इससे ज्यादा खरीद नहीं करेंगे, तो हमने लड़ाई लड़ी 2018 से। अच्छी बात यह रही कि पिछले वर्ष अप्रैल में उड़द, अरहर और मसूर, इन तीनों दलहनों की उत्पाद पे पहले तो उन्होंने जो राइडर था 25% को, उसको रिलैक्स करके किया 40%, और फिर अप्रैल में इसको उन्होंने अबलिश कर दिया। तो आज बिल्कुल, जितनी है उसके खरीद सकते हैं बिल्कुल, वो। बिल्कुल। जी, तो आप उड़द- पिछले दिनों से शिवराज सिंह चौहान से भी मिलके आए थे कि इन योजनाओं के बारे में कुछ फीडबैक था कि प्रधानमंत्री योजना लॉन्च करने वाले हैं। हाँ, ऐसा है, हम लगातार 3 बार मिल चुके हैं जी। श्रीमान शिवराज सिंह चौहान से, और 2-2 ढाई घंटे उनसे चर्चा हुई है। हमने यही विषय उनसे कहा कि भाई जो आप घोषित कर रहे हो, और आपने ये जो जब 3 दलहन से आपने राइडर हटा दिया, तो मूंग और चना क्यों छोड़ दिया? जी। तो उन्होंने जो एक उत्तर दिया योगेंद्र जी, दैट इज वेरी फैंटास्टिक। उन्होंने कहा कि भाई मूंग और चने का जो आयात है उसकी मात्रा कम हो गई, तो मन के कोई विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन आएगा, डी उसको लगेगी, तो उसको हम दंडित करेंगे कि पुरस्कृत करेंगे? तो जो यदि अच्छा काम किसी ने किया उसको दंडित क्यों कर रहे हो, पुरस्कृत करो। तो उनका हाँ, बात आपकी सही है, उन्होंने हाँ हमेशा की। और अब ये योजना में आ गई, इसमें भी न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद लिखी है, इसमें पूरे डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है, लेकिन कितनी होगी? क्या मूंग और चना, इसका जो राइडर था 25% में उन्होंने समाप्त कर दिया। इसी तरह जो तिलहन है, सरसों का राइडर, मूंगफली पर राइडर, सोयाबीन पर राइडर, ये जो राइडर है। चलिए, मैं बस एक 30 सेकंड में आपसे समझना चाहूंगा, धन धान्य योजना जो लागू की है, इससे किसान को क्या बेनिफिट होगा? बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि वापस आना आपके पास। योगेंद्र जी, ये धन धान्य योजना लागू की है, इसकी स्टडी के पहले ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं जी, यदि जिस स्पिरिट से इन्होंने ये योजना लाई है, हाँ। उसी स्पिरिट से उसको लागू करते हैं और दाने दाने की खरीद का मार्ग प्रशस्त करते हैं, हर किसान को लाभकारी मूल्य मिलेगा, यदि ये एश्योर कर देते हैं, तो मैं 1964 की चर्चा करूं, उस समय टी कृष्णमाचारी वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा किसान को कुछ देने की जरूरत नहीं है, उसके खेत से खरीद कर लो, उपज का उचित दाम दे दो, ये 2 काम कर दें, किसान अपना आप सब काम कर लेगा। चलिए जाकर साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। आप एक तो कुछ कह रहे थे, ओपी यादव साहब ने आपको आपने जो सवाल उठाए उसके जवाब भी दिए। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं कि अभी यादव साहब ने जवाब दिए थे, मैं पूछना चाहता हूं सर जी, यदि खेती के लिए सबसे प्रायोरिटी 2 चीज़ें हैं, एक तो खेती के लिए उन्नत बीज, एक पानी का स्टोरेज, क्योंकि हिंदुस्तान में 1200 पीसीएम पानी अपने यूज नहीं कर पाते हैं, जो बह के समुद्र में चला जाता है। मैं बार बार एक चीज़ का कह रहा हूँ कि पानी पहाड़ों से पानी आता है सर, उसमें मिट्टी आती है और स्टोरेज कम होता जाता है, नाद वही बताएगा। तो उसको यदि अपने स्टोरेज नहीं बढ़ाएंगे तो खेती के लिए अपने प्राप्त होने, क्योंकि किसान समय समय पर पानी की मांग करते हैं। दूसरी बात कहना चाहता हूं सर जी, इनको जो मुआवजे का सिस्टम है उसको सुधारना पड़ेगा। जैसे बाढ़ का मुआवजा, अभी 200 किसान की बाढ़ के बारी बारिश में अपने डेथ होगी, उसको कितनों को मुआवजा दिया गया? बाढ़ से फसलें खराब हुई, कितनों को दिया गया? पिछले साल 1,31,000 किसानों की गगर बाढ़ के होती मुआवजा 31,000 को दिया गया। दूसरी बात कह रहा हूँ, मूंग की बात कर रहे थे भाई साहब, बहुत अच्छी बात की। 8,765 रुपए की एमआरपी है, 5563 रुपए मूंग बाजार में बिक रहा है सर। इन्होंने बाजरे का घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम 2800 रुपए बाजरा एमएसपी पे खरीदेंगे, एक दाना भी नहीं खरीदा। गेहूं बोले 2800 रुपए खरीदेंगे, 2275 रुपए स्टेट देता है, 125 रुपए सेंटर देता है।
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 2016 के बाद इसने किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बताने बंद क्योंकि आप जारी कीजिए। और तीसरी बात कह रहा हूं कि जो फाइनेंस कंपनियां हैं और बैंकिंग सेक्टर है वो केसीसी और लोन के नाम पर जो महंगे ब्याज पे किसानों की जमीन लूट रहे हैं उस पर यदि अपने ये राइडर खरीदने का तो लगा देंगे, पर ये राइडर ये लगाना चाहिए कि किसानों को इससे ज्यादा ब्याज नहीं लगेगा, किसानों से लूट नहीं होने देंगे, किसानों की उन्नति का रास्ता भी वहीं से गुजरेगा। तीसरी सर जी शिक्षा की बात है। अभी सरकार का बजट आया था तो सरकार ने क्या किया, समग्र कटौती कर दी सर जी। जो इंटरनल टीचिंग है उसमें 1200 करोड़ की यदि करी है तो एग्रीकल्चर, साइंस, मैथ और आर्ट्स है उसमें से 25% तो एग्रीकल्चर एजुकेशन को मिलता। तो आप ये बताइए यदि 25% कम हुआ है तो आप बताइए उसमें विकास होगा या पीछे जाएंगे अपने लोग। तो मेरा कहने का मतलब है कि सभी चीजों को अपने साथ लेना होगा और किसानों को जैसे अब जो सेंटर के अंदर सर्विसेज हैं, जो आप सेंटर की जो पीएसयू है, सेंटर की नौकरियां उसमें करीबन 25 लाख पद खाली हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि उसमें से करीब 15 लाख किसानों के बच्चों की नौकरियां मिलेगी। जो अग्निवीर के अंदर आपने नौकरियां कम किया, 75,000 की भर्ती हर साल होती थी उसको 45,000 कर दिया, उसमें 95% किसानों के बच्चे आते थे, उनको आपने कम कर दिया तो किसानों का विकास उसी से भी होता था। चौधरी चरण सिंह को आपने भारत रत्न दिया था, उन्होंने कहा था कि देश की उन्नति का रास्ता खेत खलिहानों से होकर गुजरता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, मोदी जी भी तो वही कह रहे हैं, तो गुजरता है सर जी। तो किसानों का स्वागत गोलियों से, लाठियों से, बट और बंदूकों से नहीं होता है, किले नहीं रोपे जाते। विश्व के 10 देशों में किसान आंदोलन चला, उन्होंने इंग्लैंड में किसान गए तो लोगों ने स्वागत किया ढोल नगाड़ों से, बोले आज के अन्नदाता राजधानी में आप गोलियों से बंदोगे सर? कौन सा कानून? कौन थे संजय मरीवाला और शरद मराठे जिन्होंने 3 काले कानूनों का इन्होंने गाइडलाइन जारी की थी? मैं आज कहना चाहता हूं यदि इसका सही खुलासा होगा तब पता चलेंगे। आप नई कृषि नीति है उसको सभी जो दल है उनके साथ बैठ के चर्चा लागू कीजिए। सहकारी नीति आप थोपना चाहते हैं, सभी दलों के पास सार्वजनिक आप बैठक करके आप बताइए कि हम किसानों के लिए करना चाहते हैं। आपने 80 लाख नरेगा मजदूरों को क्यों बाहर निकाल दिया, जबकि नरेगा केंद्र सरकार की योजना है, आधार कार्ड के अंदर का है, एक सेकंड, और बैंकिंग सेक्टर के अंदर का है, तो किसकी गलती थी? तो हम ये कहना चाहते हैं सर, यदि आप घोटने से और बट बंदूकों से किसानों का विकास कभी नहीं हुआ। किसानों, चलिए मैं समय कम है, एक बार ओपी जी से दुआ कर, क्योंकि अगला टाइम हो रहा है, समय भी कम है। जी ओपी जी, कई सवाल खड़े किए हैं इन्होंने। देवेंद्र जी, हमारी सरकार के 4 स्तंभ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताए, किसान, गरीब, युवा और महिला। इन चारों को लेकर के केंद्रित जो योजनाएं बनती है वो बनती हैं। जिस प्रकार से जाखड़ साहब सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे, निश्चित रूप से किसान को बिजली और पानी की सबसे पहले आवश्यकता है, जिसमें बिजली में आत्मनिर्भर बनाने की और पूरा जो हमारा सिस्टम वो अग्रसर है, हमारी राज्य सरकार भी उसके अंदर अग्रसर है। आज बिजली के अंदर हम आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर है। और दूसरा पानी के अंदर हमारी सरकार बनती, राजस्थान के अंदर ERCP के अंदर काम शुरू हुआ है। उधर आपके झुंझुनू हनुमानगढ़ साइड में पानी लाने के लिए, सीकर में पानी लाने के लिए कुंभा लिफ्ट नहर परियोजना हरियाणा से समझौता हुआ है। और ये जो दूरगामी योजना है इनमें निश्चित रूप से समय लगता है, आप थोड़ा धैर्य रखिए। अब जिस प्रकार से आप जो MSP की बात कर रहे हैं उसमें अभी हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने एक भावांतर योजना शुरू की है, वो भी अभी राजस्थान के अंदर भी आने वाली है, जिसमें किसान को जितना उसका अंतर होगा वो कहीं पे बेच ले, जितना अंतर होगा उसको सरकार से मिल जाएगा। उसमें ना रखने की चिंता रहेगी, ना उसको कहीं बेचने की और MSP पे बेचने की चिंता रहेगी। एक सवाल खड़ा हो रहा है ओपी जी कि MSP तो बढ़ाई बता दी जाती है लेकिन खरीद तो होती नहीं है, बाजरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। नहीं, ये खरीद वाला सिस्टम ही धीरे धीरे अब कम हो जाएगा। किसान बाजार में बेचे, वो उसका भावांतर लगे, वो उसको मिल जाएगा। ये सरकार की तरफ से पहल हो रही है निश्चित रूप से, क्योंकि देश अभी धीरे धीरे प्रगति की ओर है और ये भी सारे समाधान होंगे जिस प्रकार से हमारे किसान नेता। सबसे बड़ी जो यहाँ पे उठी है बात वो यही उठी है कि MSP पे खरीद तो होती नहीं है। हाँ, उसका समाधान भी होगा। चलिए मैं 30 सेकंड, अभी भीमराज जी टाइम नहीं, मैं 30 सेकंड बस रामपाल जी के पास में जाना चाहूंगा। रामपाल जी, अभी सुना आपने OP यादव साहब को कि उस दिशा में काम हो रहा है और ये निश्चिंत रहे किसान कि उसमें प्रगति के पथ पर है सरकार, और जरूर ये जो डिमांड है पूरी होगी। ये जो भी बात कही कि MSP का विकल्प भावांतर योजना जी, ये प्रयोग मध्य प्रदेश में पहले हो चुका। हाँ, सोयाबीन पे, और उस प्रयोग को मध्य प्रदेश में बंद कर दिया गया। ऐसा क्यों? इसलिए उन्होंने ये कहा कि इससे व्यापारी ज्यादा लाभ उठा रहे हैं, और सबसे बड़ा अड़चन हुई उसमें केंद्र सरकार की ओर से। केंद्र सरकार ने जो फंडिंग करना चाहिए था मध्य प्रदेश को वो नहीं किया, नहीं करने से उनको योजना बंद करनी पड़ी। इस कारण से शिवराज सिंह चौहान साहब उस समय मुख्यमंत्री थे वहां के, उस समय ऐसा भी होता है, बीच में गड़बड़ियां भी होती हैं, अनाधिकृत लोग उसका फायदा उठा लेते हैं, लेकिन अभी उसको रिफाइंड कर करके दोबारा से उसको लॉन्च करने में क्या दिक्कत है? रामपाल जी उसका
अभी यदि लॉन्च करते हैं तो हमने मांग की हुई है कि लॉन्च करें, और लेकिन लॉन्च सारी फसलों पे करें। अभी ये कह रहे हैं सोयाबीन की, सोयाबीन से आगे नहीं बढ़े मध्य प्रदेश, और सोयाबीन के बारे में जो उन्होंने भाव तय किए हैं वो बाजरे का है। क्या भविष्य लग रहा है आपको? है जी, बाजरे का क्या भविष्य लग रहा है आपको? बाजरे का भविष्य है कि उस पर खरीद जब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नहीं चाहेगी, बाजरे की खरीद हो ही नहीं सकती। चलिए, आपका मूल यही कहना है कि धन धान योजना ये चाहे सॉइल कंजर्वेशन को लेकर के योजना है, कि जैसे है कि मृदा योजना की, जिसकी सॉइल टेस्टिंग योजना जो हुई, लेकिन मूल अर्थ ये है कि किसान को लागत का पैसा ही नहीं मिलेगा तो कोई योजना आप लेकर के आ जाएं, तब तक कोई फायदा नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।